हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आज आपका एग्ज़ाम हो चुका होगा हाफ़ ईयरली, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैं आपको करवाने जा रही हूँ हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम सितंबर 2022 का सॉल्यूशन क्लास 8th के लिए। कल ही लास्ट डे ही मैंने आपके लिए सैम्पल पेपर डाला था, और मैं होप करती हूँ कि उस सैम्पल पेपर से भी आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो पॉज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अगर लेक्चर पसंद आ जाए तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम का। बहुत ही आसान आपका पेपर आया हुआ था। यहाँ नाम, रोल नंबर, अर्धवार्षिक आकलन सितंबर 2022, कक्षा 8, गणित 90 मिनट 40 अंक। जैसा कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसी तरीके से 1 से 15 तक 1-1 अंक के, 16 से 18 तक 2 अंक के, 19 से 21 3 अंक के, और 22वां और 23वां 5 अंक का था। यही इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई हैं। हमारे स्कूल में पेपर गिनती क्या आए थे, कम थे संख्या में, इसलिए मैंने ये फ़ोटोकॉपी करा के रख ली थी आपको सॉल्यूशन देने के लिए। चलें आगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज, जीरो का व्युत्क्रम खाली स्थान है। तो पेपर पर मैं निशान पेंसिल से लगाऊंगी, सॉल्यूशन में फेयर नोटबुक में मतलब नोटबुक में आपको लिख दूंगी। देखो बेटा, व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम होता है उल्टा। तो जीरो को उल्टा करोगे तो 1/0, और 1/0 डिफाइंड नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। तो हम इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा नोट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। तो पहले का उत्तर आएगा डी पार्ट, अपरिभाषित। बल्कि ये आप अपने पेपर तो पता नहीं आपके पास होगा यानी, क्योंकि पेपर तो ले लिया गया होगा आपसे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूसरा क्या कहता है? बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स देयर आर डैश रैशनल नंबर्स। दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच खाली स्थान परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बेटा जी, दो परिमेय संख्याओं के बीच आप जितनी मर्जी चाहे परिमेय संख्याएं ढूंढ सकते हो, अर्थात दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत या इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो सेकंड का आंसर भी डी है, यानी कि अनंत है, इनफाइनाइट है। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि भाई 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालो, 3 और 4 के 1/2 और 1/3 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं निकालो। कितनी भी परिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब अनंत है। तीसरा, द रेंज ऑफ डाटा, आंकड़ों का परिसर। ये आपको आंकड़े दे रखे हैं 30, 61, 55, 56, 60, 20, 26, 46, 28, 56। इनका आपने परिसर यानी रेंज बताना है। रेंज क्या होती है? सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा आपने घटाना है। तो सबसे बड़ा आप नोट करें क्या है? 61 दिखाई दे रहा है भाई मुझे, तो देख लो, बाकी सब 61 से छोटे हैं। और सबसे छोटा है आपका 20। तो जो आपकी रेंज आएगी वो 61 - 20 यानी कि 41 आएगी। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सी यानी कि 41 कैसे आया? सबसे बड़े डाटा में से सबसे छोटे डाटा को हम माइनस करते हैं तो वो रेंज कहलाती है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ये है प्रश्न संख्या 4, विच नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर इन द फॉलोइंग नंबर्स। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? अगर आपने पूर्ण वर्ग पढ़ा हो, मैंने तो अपनी क्लास के बच्चों को बताया है कि ये देखो, ये जब भी कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो उसकी इकाई के अंक पर 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा और 0 आएगा। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती उनका इकाई का अंक 2 होता है, 3 होता है, और भाई 7 होता है, और एक और होता है 8 होता है। जिनमें इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो इसका इकाई का अंक 7 है तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका इकाई का अंक 6 है तो ये होगी, 4 है ये भी होगी, और 1 है ये भी होगी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 9207, 9207। तो चौथे का सही उत्तर होगा 9207, क्योंकि इसका इकाई का अंक 7 है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। टू गेट द प्रोडक्ट 1 वी शुड मल्टीप्लाई 8/21 बाय डैश। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए हमें 8/21 को खाली स्थान से गुणा करना चाहिए।
वैसे तो ये वर्बल क्वेश्चन है कि किसी भी संख्या को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाता है। आप करके भी देख लो भाई। 8/21 को अगर मैं 21/8 से मल्टीप्लाई करूं तो कट के कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यानी कि 8/21 को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके व्युत्क्रम से, उसके रेसिप्रोकल से, यानी 21/8 से। तो जो हमारा सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 21/8। हम बात कर रहे हैं 5th क्वेश्चन की, तो ये 5th का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 5y - 3 = 2, रैखिक समीकरण 5y - 2 = 3 का क्या हल है। तो चलिए पहले मैं यहाँ हल कर देती हूँ। 5y - 3 = 2, जब भी ऐसे समीकरण को हल करना हो तो चर को तो यहीं रखो, 3 को राइट साइड में ले जाओ तो 2 पहले से राइट में है, 3 उधर जाकर जुड़ जाएगा। तो 5y तो यहीं रहेगा और 2 और 3 जुड़कर 5 आ जाएंगे। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो 5 को हटाना पड़ेगा, तो 5 यहाँ y से गुणा हो रहा है तो राइट में जाकर डिवाइड हो जाएगा। 5 पहले से और ये वाला 5 भी नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। आधा ही मिनट का क्वेश्चन था, तो आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। तो छठे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। 7वें पे चलते हैं। ये वाला सेट में भी आया था, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ मेजर, और ये मैंने सैम्पल पेपर में भी डाला, शायद बिल्कुल इसी तरीके से डाला है। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ मेजरमेंट्स नीडेड टू मेक अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल, एक अद्वितीय चतुर्भुज बनाने के लिए कम से कम कितने मापों की आवश्यकता होती है। तो ये आप ध्यान कर लेना कि चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं तो हमें 5 माप चाहिए, त्रिभुज बनाने के लिए हमें 4 माप चाहिए होते हैं, ठीक है। चतुर्भुज के लिए 5 माप चाहिए, तो 7वें का जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 5। आगे बढ़ते हैं 8वें पर। इफ़ मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1200 एंड द डिस्काउंट इज 12%, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये और उस पर 12% की छूट है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने सैम्पल पेपर में डाला था। 1200 की वस्तु है, ध्यान देंगे भाई, 1200 की, ठीक है। उसकी ऊपर लिखा हुआ है 1200 रुपये, तो मार्क्ड प्राइस कुछ नहीं करना आपने, तो बहुत हल्का सा करना है। छूट कितनी है, 1200 का 12%, छूट का मतलब क्या मिल रहा है हमें, डिस्काउंट। तो इसको सॉल्व कर लो, 1200 × 12/100 यानी कि 144, 144 रुपये की छूट मिल रही है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 में से 144 घटा दो, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, और भाई अपना ये आ जाएगा, 1 में से 1 गई 0, और 1056 रुपये में वो चीज़ पड़ेगी अगर हम उसको ख़रीदने जाते हैं। तो उसका जो विक्रय मूल्य है ऑप्शन नंबर ए 1056 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। बहुत ही आसान है, 1200 का 12% निकालो, इतने रुपए की छूट दुकानदार ने हमें दे दी है और उसको 1200 में से घटा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन इज, एक अष्टभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग खालिस्तान होता है। आपके पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर किसी पॉलीगन में, किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं तो उसके सभी आंतरिक कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n - 2 × 180, n घटा 2 × 180। अब हमारे पास अष्टभुज है, ऑक्टागन है, तो साइड्स कितनी होंगी, 8 होंगी, तो n की जगह 8 रख दो। 8 घटा 2 × 180, 8 में से 2 गए 6 × 180, 18 छिक्का 108, 1080 डिग्री हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा 1080 डिग्री, यानी कि ऑक्टागन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 1080। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, 1080 डिग्री। Now we will solve question number 10. What is the median of the data 13, 11, 9, 10 and 12? 13, 11, 9, 10 और 12 की माध्यिका। ये एक्चुअल में माध्यिका नहीं होती है बेटा जी, ये माध्यक होता है। माध्यिका कह देते हैं, कई बुक्स में इसको माध्यिका लिखते हैं, तो माध्यक ही यूज करते हैं। माध्यिका का कंसेप्ट हम त्रिभुज में यूज करते हैं। तो जब भी हमें कुछ डाटा दे रखा है और उसका हमने माध्यक निकालना है, मीडियन निकालना है, तो सबसे पहला काम होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना या डिसेंडिंग में। तो सबसे पहले 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13 मैंने लिखा, और जो बिल्कुल बीच में आए 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, बिल्कुल बीच में 11 आ रहा है। तो हमारा जो मीडियन है, जो बिल्कुल मिडिल टर्म है, वो 11 आ जाएगी और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
11। तो ये 10 क्वेश्चन थे 1 मार्क के, जिनमें आपको ऑप्शंस गिवन थे। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको ऑप्शंस गिवन नहीं हैं, आपको ट्रू फॉल्स या फिलअप वगैरह करना है। तो देखते हैं 11 से 13 दिए गए कथन सत्य असत्य बताओ। स्टेट वेदर गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। 1/3 1/3 लाइज बिटवीन 2 and 3। 1/3 2 और 3 के बीच है। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। हम बात कर रहे हैं 1/3 की। जब आप इसको दशमलव में बदलोगे, ना जाने कि 0.3 तिया 9, 3 तिया 9, 0.3 0 के जस्ट थोड़ा सा आगे ही तो पड़ेगा, तो 0 और 1 के बीच में पड़ेगा ना, 2 और 3 के बीच में तो नहीं पड़ेगा। इट मीन्स ये रॉन्ग कह रहा है, फॉल्स कह रहा है, गलत कह रहा है। तो 11th का हमारा जो है आंसर वो फॉल्स आ जाएगा। हिंदी में लिखूं तो असत्य आ जाएगा। 12वें पर चलते हैं। द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 35 to 40 is 10। वर्ग अंतराल 35 से 40 का वर्ग माप 10 है। वर्ग माप क्या होता है? इनका अंतर, ठीक है। इसका साइज कितना है? 35 और 40 में कितने का डिफरेंस है भाई? 5 का डिफरेंस है। थोड़ा मैं बड़ा कर लेती हूँ आपको अगर दिखने में दिक्कत आ रही हो। 35 से 40 का बीच में 5 का फर्क, और ये कह रहा है 10 के, तो ये तो गलत कह रहा है। तो 12th भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 13th में भी ट्रू और फॉल्स ही बताना है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 4 व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम 4 होते हैं। देखिए 2 कॉइन है मेरे हाथ में, करके देख लेते हैं, 1 ही मिनट लगेगा। 2 कॉइन है, मैंने दोनों उछाल दिए, तो इन दोनों पर क्या आएगा? ध्यान से देखना, या तो दोनों पर हेड आएगा, पहला परिणाम। पहले पर हेड दूसरे पर टेल आएगा, दूसरा परिणाम। पहले पर टेल दूसरे पर हेड आएगा, तीसरा परिणाम। और दोनों पर टेल आएगा, 4। वास्तव में 4 ही परिणाम आते हैं। तो ये बुक वाला क्या कह रहा है? ट्रू कह रहा है, यानी कि सत्य कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। फिलअप्स हैं क्वेश्चन नंबर 14 and 15। रिक्त स्थान भरे, फिल इन द ब्लैंक्स। रेशो ऑफ ₹5 to 50 पैसा इज 5 रुपये का 50 पैसे के साथ अनुपात। सैम्पल पेपर में मैंने डाला था 5 ग्राम और 5 किलोग्राम का अनुपात, लगभग वैसा ही प्रश्न है। तो अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रुपया अनुपात पैसा दे रखा है, 5 रुपये हैं और 50 पैसे हैं। इसके भी पैसे बना लो। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं पता है कि नहीं? 100। तो 5 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? 500। और ये भी पैसा है 50। 500 और 50 का अनुपात निकालना है, यानी कि 500 को 50 से भाग कर दो। 0 5 एकम 5, 5 दाई 50, 10/1 यानी कि 10:1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा 10:1। और ये आपका ऑब्जेक्टिव्स में लास्ट क्वेश्चन होगा। ये ऑब्जेक्टिव्स का लास्ट क्वेश्चन है। द क्यूब रूट ऑफ 512 इज 512 का घनमूल कितना है? 8 होता है। देखिए कैसे होता है। 512 को पकड़ो और इसके गुणनखंड कर दो। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छिक्के 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8। मैं दोनों में कोशिश कर रही हूँ लैंग्वेज में कवर कर सकूँ, ताकि मेरे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखो भाई 2 के 3 के पेयर बना लो, 1 2 और 3, ठीक है ना। तो आपने किया होगा, फिर भी मैं चलो लंबे तरीके से भी बता देती हूँ इस क्वेश्चन को, आगे भी आपको प्रॉब्लम ना है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और 2 × 2 × 2, 3 3 3। तो 500। ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में रिवीजन में भी कराया था बच्चों को। तो 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ जाएगा। वैसे भी 8 × 8 64, 64 8 512 होता है। तो हमारा जो 15th का राइट आंसर है वो 8 आ जाएगा। तो ये आपके 1 मार्क के सारे क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स जो हम देखेंगे वो हमारे 2 मार्क्स के आएंगे। तो हम उनका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। अगर लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए 16th पे आ जाइए। इफ़ एडिंग 3 to the 5 times of a number gives 18 then find the number। यदि किसी संख्या के 5 गुणे में 3 जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करो। सब कुछ इसी सवाल में है। यदि किसी संख्या के 5 गुणे में 3 जोड़ दें तो 18 आ रहा है, संख्या ज्ञात करो। कैसे करते हैं मैथ में क्वेश्चन? माना संख्या, आपने तो आंसर उसी में दिए होंगे क्वेश्चन पेपर में ही, मैं नोटबुक में करा रही हूँ। माना संख्या x, ठीक है। अब ध्यान दो, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट नंबर इज x। तो क्वेश्चन क्या कहता है? संख्या का 5 गुणा,
यानी कि x को गुणा करना है 5 से, में 3 जोड़ने पर उसमें जोड़ना है 3, तो 18 आ रहा है। ठीक है, बराबर है, आ गया 18। तो ये बन गया 5x + 3 = 18। 3 को राइट में ले जाओ, 5x = 18 - 3। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मैथ में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि देखो सिर्फ 2 ही पॉइंट यहाँ पर आए हैं, बाकी सारा सॉल्यूशन सेम है, मैथ में ही है, बाकी सारा 15। तो 5 राइट में, ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज चल रही है ना भाई। तो x हो गया 15, 5 इधर चला गया डिवीजन में, तो 5 3 जा 15, 3 आ गया, तो x की वैल्यू 3 आ जाती है, एंड इट इज़ आवर आंसर। आप इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। ये कह रहा था कि संख्या को 5 से गुणा करो, तो 3 को करो 5 से गुणा, 3 को 5 से गुणा करोगे 15 आएगा, 15 में 3 जोड़ोगे तो 18 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी टाइप का क्वेश्चन शायद सेट में आया हुआ था, हाँ जी बिल्कुल शायद। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद 10 साइड्स। 10 भुजाओं वाले उत्तल बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि अवतल में विकर्ण होते ही नहीं हैं, तो 10 भुजाएँ हैं और उनके विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपने क्या लिखना, इसका भी एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन ये 2 नंबर का है, तो हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। बहुभुज की भुजाओं की संख्या, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन = n = 10। ठीक है, अब हमें क्या निकालने हैं, विकर्णों की संख्या यानी कि डायगोनल्स निकालने हैं। तो हमें पता है, वी नो, कि किसी बहुभुज के, ठीक है, ये छोटी सी बात हमें लिखनी है, वी नो हिंदी में लिख लेना, हम जानते हैं किसी बहुभुज के, अगर किसी बहुभुज की 10 भुजाएं हैं तो उसके कितने विकर्ण बनेंगे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n × n - 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 × 10 - 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 10, इधर करती हूँ नीचे, 10 × 10 में से 3 माइनस करोगे 7/2, 2 5 10 और 5 7 35। तो उस पॉलीगन के यहाँ लिख लो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, दोनों मीडियम में मैंने बता दिया है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 35। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व इट। हल करें। 4/25 ऑफ 15/16 डिवाइडेड बाई 3/20 - 2/7, 4/25 ऑफ या का 15/16 भाग 3/20 घटा 2/7। तो पहले मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, 4/25 ऑफ 15/16 भाग 3/20 घटा 2/7। आपको यहाँ क्या याद करना है, आपको बोडमास का नियम याद रखना है। B4 होता है ब्रैकेट, यानी किसी क्वेश्चन में ये सब आ रहे हैं तो इस ऑर्डर में हल करना होता है। काके की D4 डिवीज़न, डिवीज़न कहें तो हिंदी में भाग, M4 मल्टीप्लाई हिंदी में कहें तो गुणा, A4 एडिशन, ठीक है, एडिशन का मतलब है जमा, और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटा, भाग गुणा जमा घटा। यानी कि अब देखो इसमें भाग भी है और ऑफ भी है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करना है, पहले आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहीं से ही सॉल्व कर देते। चलो एक बार मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, ऑफ 15/16 भाग बाद में करनी है। अब पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसको सॉल्व करूँगी। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 5 तिये 15, 5 पंजे 25। कैंसिल आप सब कर सकते हो। 3 1 जा 3, बाय 5 4 जा 20, डिवाइडेड बाय 3/20 माइनस 2/7। अब पहले भाग करनी है हमने, तो बाद वाली टर्म भाग कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ इसको मल्टीप्लाई में बदल देंगे और ये रिवर्स हो जाएगा, -2/7। 20 से 20 कैंसिल, 3 से 3 1 1 जा 1 बचेगा, -2/7। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे 7, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, 1 7 जा 7, 7 1 जा 7, 7 को 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 2 से करोगे आपका आंसर आ जाएगा 5/7। तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके 2 मार्क्स के। अब आगे जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो 3 मार्क्स के आएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 54999025। ठीक है,
54,99,025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ, लंबी विभाजन विधि से भी और भाग से भी। ठीक है, 54,99,025 के गुणनखंड करो तो देखो 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जिनके पीछे 5 होता है वो ज़रूरी नहीं है कि सीधा 5 पे जाएं। 5 और 4 9 और 9 18 और 9 27 और 2 29 और 5 34, तो 3 पे तो नहीं जा रहा, ये 5 पे जा रहा है। 5 1 जा 5, 4 नहीं जाएगा 0, 5 9 जा 45, 9 में से 5 गए 4, फिर 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, ना जाने के 0 और 5 5 जे 25, फिर 5 पे जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 4 5 नीम 45, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 5। ठीक है, ये ठीक चल रहा है। अब ये देखना है भाई 3 पे तो जाएगा नहीं, 2 और 1 3 12 12 और 9 21 6 27 और 1 28, क्योंकि 3 पे जाता तो पहले ही चला जाता। 5 पे जा लिया, अब ये 5 पे नहीं जाएगा, तो 5 के बाद कौन सा नंबर आता है 7। अब आपको ये देखना पड़ेगा ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं। तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका 7 से डिवाइड हो रहा है। आप डिविजिबिलिटी रूल से इसको चेक भी कर सकते हो। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको भाग भी कर दिया है, तो 31,423 आ रहा है। तो हम इसको 7 पर चला देते हैं। 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 7 तिये 21। फिर हम इसको देखते हैं 7 पे जाता है या नहीं। वैसे क्योंकि हमने इसका वर्गमूल निकाला है तो 2 2 के पेयर तो बनेंगे, तो ये 7 पे 100% जाएगा। 7 चौक 28, 11 में से 8 गए 3 और भाई 7 चौक 28 6, 7 8 56 और 7 निम 63। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि जो 4 4 8 9 है ये किसी भी बहुत पास की अभाज्य संख्या पर नहीं जा रहा, ये 67 पे जा रहा है और यहाँ 67 ही आएगा। इसीलिए हमें लंबी विभाजन विधि की ज़रूरत पड़ती है। समझ रहे हो बात को? तो ये मैंने लंबी विभाजन विधि से ही जांच करके बताया। तो अभाज्य गुणनखंड से तो ये मुश्किल हो जाएगा करना, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसको जब आप करोगे, ताकि किसी बच्चे का अभाज्य गुणनखंड वाला मेथड भी तैयार ना हो तो वो भी तैयार हो जाए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे और फिर लिखेंगे 54,99,025 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा 5 गुणा 7 गुणा 67। और ये गुणनफल अब आप कर लेना, 5 7 35, 35 को 67 से गुणा करोगे तो 2345 आपका आंसर आएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको लंबी विभाजन विधि से और करवाने जा रही हूँ, जो कि हमारा सही तरीका है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, क्योंकि इतने लंबे क्वेश्चन का गुणनखंड करना मुश्किल हो जाता है। तो 54,99,025 में क्या करते हैं, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाते हुए चलते हैं और अब 5 को किस पर लेकर जाएंगे, एक पूर्ण वर्ग संख्या पर। तो 1 एकम 1 छोटा हो जाएगा, 3 तिया 9 बड़ा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। फिर हम क्या करते हैं, 2 को भाई 2 से गुणा किया तो यहाँ 4 आ गया, 5 में से 4 गया 1 और ये पहला पेयर जो कि 49 है वो हमने यहाँ उतार लिया। 2 में 2 जोड़ा 4 आ गया। अब 4 के साथ एक नंबर हम यहाँ लगाएंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी को यहाँ लिखेंगे। तो 4 की टेबल को 14 तक ले जाओ तो 4 चौक 16 तो बड़ा हो जाएगा, तो 4 तिये 12। इसका मतलब मैं यहाँ 3 लगाऊँ, यहाँ 3 लगाऊँ और इसको 3 से गुणा करूँ, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा। अगला पेयर उतार लो यहाँ पर 90 का। ठीक है, अब या तो 43 में 3 जोड़ दो तो यहाँ 46 आ जाएगा, वरना जो ऊपर आंसर आ रहा है उसको डबल कर दो, 23 दूनी तो भी 46 आएगा। 4 की टेबल को 20 तक ले जाओ, 4 5 20 और अब मैं यहाँ 5 लगा के गुणा करूँगी तो 20 से बड़ा आएगा, क्योंकि हासिल भी आएगी, तो 5 पे नहीं जाएगा मेरा जाएगा 4 पे। मैं 4 यहाँ लगाऊंगी, 4 यहाँ लगाऊंगी, 464 को 4 से गुणा करूँगी तो मेरा उत्तर 1856 आएगा। आप करके देख लेना। तो इसमें से जब मैं इसको घटाऊँगी, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 5 गए 3, 10 में से 8 गए 2 और ऊपर से मैं अगली संख्या 25 यहाँ नोट कर लूँगी। थोड़ा सा इधर सरका लेते हैं, तो 464 में 4 जोड़ देना है, 468 आ जाएगा। 4 की टेबल को 23 तक ले जाओ तो 4 5 20, तो यहाँ 5 लगाया, 5 से गुणा किया और 5 ही हमने ऊपर लगाया। तो जब हम 4685 को 5 से करेंगे तो आप करके देख लेना, 23,425 आएगा। ये पूरा कट जाएगा। ऊपर जो ये भागफल आया है ये हमारा वर्गमूल है। तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे 54,99,025 का वर्गमूल है 2 3 4 5 यानी कि 2345। फिर भी कोई डाउट है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन करके आप वहाँ शेयर करें अपने डाउट्स।
क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान, हल करें। 64 क्यूब रूट प्लस 729 क्यूब रूट, 64 के घनमूल में 729 का घनमूल हमने जोड़ना है। तो 64 का घनमूल जमा 729 का घनमूल। पहले हम 64 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16, 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और भाई 2 एकम 2। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो 64 हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। घनमूल के लिए क्यूब रूट के लिए 3 3 के पेयर बनते हैं, 2 पेयर बन चुके हैं। तो 64 का क्यूब रूट आ जाएगा, इस 3 को 1 करके लिख दो, इन तीनों को 1 करके लिख दो, यानी 4 हो गया। अब हम 729 पर चले जाते हैं। 729 3 पर 2, देखो ना 7 और 2 9 और 9 18, इन डिजिट्स का सम 7 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 3 पे ही ले जाओ भाई। सबसे पहले 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, फिर 3 पे जा रहा है। 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, सारा 3 पे ही जा रहा है। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 729 के गुणनखंड हो गए, 3 को 6 बार लिखा और आप देखो तो इनके डबल डबल पेयर बन गए। तो 729 का जो घनमूल बना वो 3 गुणा 3 कितना बना, 9 बना। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। नाउ अब हम क्या करेंगे, 64 का घनमूल जमा 729 का घनमूल। 64 का घनमूल आया है 4, 729 का 9, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था। और 21वां प्रश्न अब आप देखें। The cost of a machine is rupees 80,000. Its value depreciates at 10% per annum. Then what will be the value of machine after 2 years? एक मशीन की कीमत 80,000 रुपये है। इसकी अवमूल्यन दर, अवमूल्यन का मतलब कीमत गिर रही है, हर साल 10% कम हो जाती है, प्रतिवर्ष है। तो 2 साल बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। इसके भी 2 तरीके हैं। एक डायरेक्ट मेथड है, वो आपको याद ना हो तो आप कर सकते हो कि मशीन का जो कीमत है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन ना, है कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, या मशीन की क्रय मूल्य, या मशीन का क्रय मूल्य कितना है भाई, 80,000 रुपये है। 2 साल का बारी बारी से निकाल दो। पहले साल में अवमूल्यन, ठीक है, डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर अपना लिख लेना भाई। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, पहले साल में जो अवमूल्यन हुआ यानी जो कीमत गिरी वो 10% गिरी। किसका 10%, 80,000 का 10%, यानी कि 80,000 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 8,000 रुपये कीमत कम हो गई। 8,000 रुपये कीमत कम हो गई तो वो कितने में जाएगी, तो पहले साल के अंत में मशीन की कीमत, पहले साल के अंत में जो मशीन की कीमत है वो 80,000 नहीं रही। 80,000 में से 8,000 कम कर दो, 72,000 रुपये रह गई। ठीक है, दिख रहा है, आगे बढ़े। अब फिर अगले साल फिर 10% कम हो गई, तो दूसरे साल में अवमूल्यन कर दो। दूसरे साल में अवमूल्यन कितना हो जाएगा, अब कीमत 72,000 है तो 72,000 का 10% है, तो ये परसेंट हटा के मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ अब इसको, मैं तो अब आपको हिंट दे रही हूँ। तो ये हो गया 7200 रुपये और कम हो गए। तो 2 साल बाद मशीन की कीमत, 2 साल बाद मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी, 72,000 घटा 7200, 0 0 10 में से 2 गए 8, 11 में से 7 गए 4 और 6 64,800 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा। जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रही थी वो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज वाली तरह से, तो मैं उस तरीके से भी बता देती हूँ, वो ज़्यादा आसान पड़ता है वैसे तो देखिए ज़रा, शुरू में मशीन की कीमत, ठीक है, मशीन का क्रय मूल्य या मशीन की जो है वो ले ली हमने शुरुआती कीमत, मशीन का क्रय मूल्य या पहले साल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले साल मशीन का क्रय मूल्य कितना है, 80,000 रुपये। द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि अवमूल्यन दर, ध्यान देना मेरी बात पर, अवमूल्यन दर कितनी है, 10%, समय कितना है, 2 वर्ष। अब आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला अपना लगाना, इसको नाम दे देना P, इसको R, इसको T, ठीक है। तो 2
साल बाद मशीन की कीमत। ये ध्यान देना, ये जनसंख्या वाले प्रश्न आए हैं आपके चैप्टर 8 में। क्या फॉर्मूला आता है? P/1 माइनस, माइनस क्यों लगा? क्योंकि घट रहा है, R/100 की पावर T। ठीक है, प्रिंसिपल उससे अपना चक्रवर्ती ब्याज निकाला करते, चक्रवर्ती मिश्रधन। तो P की जगह आ जाएगा 80,000, ब्रैकेट में 1 घटा R का मतलब 10/100 सारे की पावर 2, 0 से 0 कट गई। ये हो गया 80,000, ब्रैकेट 1 घटा 1/10 की पावर 2। हल कर लो आगे। 80,000, 10 एकम 10 और 10 में से 1 गया 9, 9/10 की पावर 2। तो ये बन जाएगा बेटा 9/10। थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट लिया, मैं यहाँ करा देती हूँ इसको। 80,000 ब्रैकेट में आ गया 9/10 की पावर 2। इसके बाद ये तो 0 से 0, 2 0 कैंसिल हो गई। 9 9 81, 81 को 8 से गुणा कर लेना, 8 एकम 8, 8 8 64। तो 64,800 रुपये आपका आंसर आ गया। जिस बच्चे को जिस तरीके से समझ आए वो वैसे ही सॉल्व कर लेना। अब रह जाते हैं हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस जो कि 5-5 नंबर के हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। Sum of the digits of a 2-digit number is 11. The given number is less than 9. The number obtained by interchanging the digit. Find the number. 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। दी हुई संख्या अंक बदलने पर प्राप्त संख्या से 9 कम है, संख्या ज्ञात करो। ये कई बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है, बहुत आसान है। मान लो 2 अंकों की संख्या मैंने ले ली 56, इकाई का अंक क्या है 6, दहाई का अंक क्या है 5। कैसे बन रही है ये संख्या? 50 + 6, यानी इकाई के अंक दहाई के अंक को 10 से गुणा करके दहाई के अंक को 10 से, दहाई का मतलब क्या है? वो अंक 10 के स्थान पर आ रहा है तो उसको 10 से गुणा कर देंगे और उसमें 6 जोड़ देंगे तो हमारी जो संख्या है वो बन जाएगी। अब समस्या क्या है? हमें तो अंक ही नहीं पता, हमें तो अंक ही नहीं पता। तो पहले हम इकाई का अंक मानेंगे x है, दहाई का अंक मानेंगे y है। तो फिर जो संख्या बनेगी वो दहाई के अंक को 10 से गुणा करके इकाई का अंक जोड़कर बन जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रश्न हम करेंगे। देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। माना इकाई का अंक, लेट यूनिट्स प्लेस डिजिट एज। ठीक है, माना इकाई का अंक x और माना दहाई का अंक y। तो पहले तो उसने यही कह दिया कि उसके अंकों का योग 11 है। अब मैंने 56 लिया है तो 56 में 2 अंक हैं, 5 है और 6 है, दोनों का जोड़ कितना है 11 है। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 + 6 = 11। अब मेरे अंक x और y हैं तो मैं उसको लिख सकती हूँ x + y = 11। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे लिख सकते हो, तो x + y = 11। एक समीकरण तो ये बन जाता है हमारा। ठीक है, आगे चलूँ मैं। अब ये क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना कि दी गई संख्या, पहले तो संख्या बना लो। तो संख्या क्या बनेगी, बहुत ध्यान से देखना। संख्या क्या बनेगी? दहाई का अंक है y, उसको 10 से गुणा करो और उसमें x जोड़ दो। अब अंक पलटने पर, अगली बात पर ध्यान देना, अब अंक पलटे जा रहे हैं। तो जब अंक पलट दोगे तो इकाई का y बन जाएगा, दहाई का x बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखना। तो इकाई का अंक हो जाएगा y, दहाई का अंक हो जाएगा x। तो अंक पलटने पर जो नई संख्या बनेगी वो उल्टा हो जाएगा। अब दहाई का अंक x है तो उसको 10 से गुणा करके y को जोड़ दो। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। दी गई संख्या, जो संख्या हमें दे रखी है, वो अंक बदलने पर प्राप्त संख्या से 9 कम है। यानी कि ये पहले वाली संख्या दूसरी से 9 कम है। यानी कि आप ध्यान से देखो तो ये वाली संख्या इससे 9 कम है। तो अब इस बात को आप कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान देंगे। ये संख्या जो है 10y + x, वो इस संख्या से 10x + y से 9 कम है। यानी अगर मैं इसमें से 9 घटा दूं तो वो इसके बराबर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो।
सारा x और y एक तरफ ले आओ, 10y जमा x घटा 10x घटा y बराबर है घटा का 9। जैसे इसने ना ये 2 चर में दे दिया है, ये शायद 9th लेवल पे चला जाता है। 10y में से 10x घटाओगे, नहीं सॉरी 10y में से y घटाओगे तो 9y आएगा, x में से 10x घटाओगे तो 9x आएगा बराबर है घटा का 9। आप क्या करो, उलट लो, 9 को इधर ले आओ और इनको उधर ले जाओ, थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगी। 9 जमा का हो जाएगा और उधर ले जाएंगे तो 9x घटा का है जमा का और 9y घटा का। 9 इधर आया जमा का, 9x उधर गया जमा का, 9y उधर गया घटा का। तीनों को 9 से भाग कर दो तो ये बन गया 1 बराबर है, इसको 9 से भाग करो x घटा इसको 9 से भाग करो y, तो x घटा y बराबर है 1। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। अब दोनों समीकरणों को हम आपस में जोड़ लेते हैं। ध्यान दो, ये पहला समीकरण था x जमा वाई बराबर है 11, ये दूसरा समीकरण था x घटा वाई बराबर है 1। दोनों को जोड़ दो, x जमा वाई बराबर है 11, x घटा वाई बराबर है 1। दोनों को क्या कर दो, यहाँ पर एडिंग जोड़ने पर। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूँ कुछ भी नहीं है। लेट यूनिट्स प्लेस डिजिट इज़ x, टेंस प्लेस डिजिट इज़ y, then the number is this, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, न्यू नंबर, और आगे सारा ये का ये है। यहाँ एडिंग लिख दोगे, जब x में x जोड़ोगे तो 2x आएगा, y जमा का है और y घटा का है, जोड़ने पर कट जाएगा। 11 में 1 जोड़ोगे 12 आएगा, x आ जाएगा 12/2 यानी कि 6। वही नंबर बनेगा जो मैंने बना दिया, 56 ही आएगा इसका आंसर। अब x 6 है तो y कितना आएगा, तो y के लिए इसमें वैल्यू रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर है 6 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ये है x जमा वाई बराबर है 11, तो 6 जमा वाई बराबर है 11, y बराबर है 11 घटा 6 यानी कि y बराबर है 5। x 6 आ गया, दिख नहीं रहा आपको, 1 मिनट, x 6 आ गया, y 5 आ गया। अब आपको बनानी है संख्या। 1 मिनट भाई, अब देखें अब संख्या कैसे बनेगी। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या इकाई का अंक है x यानी 6, दहाई का अंक है y यानी 5, तो संख्या थी 10y जमा x, यानी कि 5 को 10 से गुणा करेंगे और 6 जोड़ देंगे, 50 जमा 6, संख्या आ जाएगी 56। ठीक है, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। 56 का उल्टा है 65 और 56 65 से 9 कम भी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि पाई चार्ट है। मैंने सैम्पल पेपर में भी पाई चार्ट आपको दिया था। और ये है बेटा हमारे हाफ ईयरली का लास्ट क्वेश्चन। ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए बेकर शॉप आर गिवन बिलो, ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर दिस डेटा। किसी विशेष दिन एक बेकरी की दुकान की विभिन्न वस्तुओं की बिक्री दी गई है, इसके लिए एक पाई चार्ट बनाएं। जो डेटा है वो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि ब्रेड 320 रुपये की बिकी उस दिन, फ्रूट ब्रेड, ऑर्डनरी ब्रेड है ये, फ्रूट ब्रेड 80 रुपये की बिकी, केक और पेस्ट्री 160 रुपये के, बिस्किट 120 के और बाकी आइटम 40 रुपये के, और उस दिन उस दुकानदार की कुल 720 रुपये की बिक्री हुई। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ लिख लेना। अब पाई चार्ट आपको बनाना होता है सर्कल के लिए, उसके लिए आपको चाहिए सर्कल का कोण। तो यहाँ हम लिखते हैं केंद्रीय कोण, केंद्रीय है भैया, इंग्लिश में आप लिखोगे सेंट्रल एंगल। अब एक बात आपने समझनी है कि जो पाई चार्ट हम बनाते हैं वो सर्कल में बनाते हैं, और सर्कल का जो सेंटर का एंगल है वो 360 डिग्री का होता है, तो उसे हमने अलग अलग भागों में बांटना है। भाई 720 रुपये में से 320 रुपये की ब्रेड बिक्री हैं, ठीक है, 720 में से 320 की ब्रेड बिक्री हैं, तो इतने एंगल में से कितना एंगुलर पार्ट की ब्रेड बिक रही हैं, तो एक में से हो जाएगा 320/720 और ये है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से निकालने के लिए गुणा कर देंगे, 0 0 36 दूनी 72, 160 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने पहले प्रत्येक मान का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, जितना सामान बिका वो ऊपर बटे टोटल नीचे और गुणा में 360 ही रखना है।
0 से 0 कैंसिल, 36 दूनी 72 और 2 से इसको काटोगे 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, तो 160 डिग्री आ जाएगा। आगे चलते हैं। 80 का समान विकास 720 में से गुणा 360, 36 दूनी 72 और 2 से 80 को डिवाइड करोगे तो ये 40 डिग्री आएगा। इसीलिए मैंने एक एक लाइन छोड़ी थी। आपने तो क्वेश्चन पेपर में किया होगा, फेयर नोटबुक में अगर कोई सॉल्व करे तो 2-2 लाइन भी छोड़ सकते हो। अब 160 का समान विकास 720 में से, तो 360 में से कितने का बटे 2, इसको कर दो 80 है भाई ये, तो ये आ गया 80 डिग्री। 120 थोड़ा टेढ़ा करते हैं बटे 720 गुणा 360, 360 दूनी 720, 2 छिक्के 12, ये हो गया 60 डिग्री। और 40 बटे 720 गुणा 360, ये हो गया 20 डिग्री। आप इन सबको जोड़ोगे तो 360 आएगा। आप जोड़ के भी देख लो, 160 और 40 200, 280 और 60 340 और 20 कितना बन गया 360 डिग्री। अब आपने एक वृत्त बनाना है और उस वृत्त में ये अलग अलग एंगल दिखाकर आपने शो करना है। तो मैं अभी आपको सर्कल ड्रॉ करती हूँ। तो ये एंगल्स आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना। अब मैं थोड़ा आगे चलती हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले एक अच्छा बड़ा सारा सर्कल बना देंगे ताकि हमारा जो है पाई चार्ट वो सुंदर सा बने और साफ़ सुथरा दिखाई दे। ठीक है, इस तरीके से आपने कितना भी रेडियस लेकर रैंडमली एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ, थोड़ा ब्लर हो रहा होगा तो। और ये हमने इसका ले लेना है सेंटर। ठीक है, अच्छे से इस सेंटर को हाईलाइट करना है, दिख रहा है आपको ये। और अब आपने क्या करना है, इसकी एक त्रिज्या आपने यहाँ पर खींच देनी है। मैं 1 मिनट पर स्केल ले लूँ और कोई भी एक त्रिज्या, तो मैं यही त्रिज्या यहाँ ले लेती हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर दी। अब हमारा प्रकार का काम ख़त्म हो जाता है तो मैं केवल पेंसिल ले लेती हूँ। अब आपको इस त्रिज्या से दिख रहा है, आपको बारी बारी से एंगल्स बनाते चलना है। एंगल मैंने ना यहाँ रफ में नोट कर लिए हैं, आप एक बार मन में भी नोट कर लो। 160 है, 40 80 60, तो पहले 160 डिग्री का बनाना है। कैसे बनाना है, ये जो पॉइंट है और ये जो लाइन है और ये आपका D है, ये D का सेंटर है और ये लाइन है, इसको आपने यहाँ ऐसे मिला देना है। बिल्कुल सीधा दिख रहा है, सेंटर से सेंटर मिल गया और लाइन से लाइन हमारी बिल्कुल सीधी मिल गई। और अब एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है, आपकी ये पेंसिल ऐसे घूम रही है, ऐसे एंगल बन रहा है ऐसे। तो 90 के बाद इधर 160 जाएगा। तो 10 20 30 40 50 80 90 100 110 20 30 40 50 और ये है यहाँ पर 160 का डॉट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ 160 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये आपका बन गया पूरा एंगल कितने डिग्री का, 160 डिग्री का। और 160 डिग्री का एंगल किसको दर्शा रहा है, सामान्य ब्रेड को। तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ हिंदी में लिख देंगे इस हिस्से में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख देंगे। क्या लिखोगे भाई, आप यहाँ लिखोगे कि इतना हिस्सा जो बिक्री का है वो सामान्य ब्रेड का है। अब आप क्या करिएगा, अब इस लाइन पर आ जाना है। अब इस लाइन पर अगला एंगल कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। आप अपनी नोटबुक को घुमा सकते हो, पेपर को घुमा सकते हो। इस लाइन पर 40 डिग्री का एंगल बनाना, तो मैं D ऐसे उल्टा रख रही हूँ। और नहीं तो 1 मिनट रुको, मैं आपको ये सर्कल ही उल्टा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने नोटबुक ही उल्टी कर दी है। इस लाइन पर बनाना है ना, तो यहाँ गलती नहीं करनी है। आपने यहाँ पर रखना है सेंटर, ये लाइन होगी 40, तो 0 10 20 30 और 40 का एंगल का डॉट ये है हमारा। ठीक है, यहाँ डॉट लगाया, फिर हमने अपना स्केल लिया और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, इसको इससे मिला दिया सेंटर से। 1 मिनट देखें भाई, हो गया ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ हो गया। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, आपकी तरफ से मैं इसको लिखूंगी। जब आप नोटबुक सीधी करोगे तो दिखेगा 40 डिग्री का। अगला एंगल, पहले मैं एंगल्स ही बना देती हूँ। अभी मैं नोटबुक को घुमा के थोड़ा सा और अब ऐसे घुमा लेती हूँ मैं, दिख रहा है। अब मैं यहाँ बनाऊँगी 80 डिग्री का। अगला एंगल 80 का आया था, तो यहाँ रखा। ठीक है, और 80 का ये रहा बिल्कुल मेरी आँख के सामने, ये रहा, ये डॉट यहाँ लग गया। इसको मैंने इससे मिला देना है, तो ये हमारा बन गया 80 डिग्री का। 80 के बाद आप बनाओगे 60 का। तो नोटबुक को फिर घुमा लेते हैं भाई ऐसे। तो यहाँ रखा मैंने इस पर,
ठीक है, बहुत ही आसान है, पाई चार्ट बेहद आसान है। तो ये हो गया 60 60 60 भाई, ये रहा 60 डिग्री का एंगल। देखो बेटा, अगर लेक्चर समझ आ रहा है ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। तो ये जो बचेगा ये अपने आप ही ऑटोमेटिक 20 का बच जाएगा, इसको आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको डी से मेजर भी कर सकते हो। कहाँ गया भाई डी हमारा, ये देखो सीधा करते हैं तो ये 20 डिग्री का एंगल हमारा आ रहा है। ठीक है, अब आपने इसको सीधा कर लेना, आपके आगे ही मैं सीधा कर रही हूँ, ये देखो हो गया सीधा। तो 40 डिग्री, अब 40 डिग्री के एंगल में है फ्रूट ब्रेड, तो आप यहाँ लिखिएगा फ्रूट ब्रेड। ठीक है, और इसके बाद ये एंगल हमारा कितना था, 80 डिग्री का। ये है केक, और ये सारी बातें आपने लिखनी हैं। पेस्ट्री, जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, नंबर पूरे मिलेंगे। अगला एंगल हमने बनाया था ये 60 डिग्री का, यहाँ पर बिक रहे थे बिस्किट्स, इतने एंगल पर बिस्किट बिक रहे हैं। और ये 20 डिग्री का एंगल है, यहाँ अन्य सामान बिक रहा है। तो ये आपका पाई चार्ट है जिसमें आपको ये एंगल बनाने के भी नंबर मिलेंगे और इस पाई चार्ट के भी नंबर मिलेंगे। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हाफ ईयरली का। फॉर एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स, और टेलीग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।